बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने की काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने की काबिल नहीं है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और मैं हूं राम मूर्ति और स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में। और बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक प्यारा सा टॉपिक जो है क्लास 12 की फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और बच्चों, ये क्लास खास करके स्पेशल रहेगा IIT जी और नीट के लिए। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में और इसका सबसे पहला टॉपिक है अपने पास और वो है चार्ज। क्या है? चार्ज। तो फटक से बताइए, चार्ज होता क्या है, किसे कहते हैं ये चार्ज? वैसा अगर चार्ज को देखा जाए तो आप सभी को पता है जो परमाणु जो होते हैं, अगर हम परमाणु की बात करते हैं जिसे आप अंग्रेजी में एटम कहते हैं, ये एटम 3 मौलिक कणों से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और आप सभी जानते होंगे इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये तो जानते हैं, लेकिन भाई साहब आखिर चार्ज क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ये चार्ज है क्या और ये कहां से आया। तो भाई साहब, अगर चार्ज की बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो किसी वस्तु का गुण है। चार्ज क्या है? किसी वस्तु का गुण है। जैसे कि आपका भी गुण होगा, आप पढ़ने में अच्छा होंगे, खेलने में अच्छा होंगे, लफंदरगिरी कर रहे होंगे, ये भी आपका गुण है ना। तो उसी प्रकार से सभी वस्तु का अपना अपना गुण होता है। तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी दूसरे वस्तु पर क्या लगाता है? बल लगाता है। क्या लगाता है? बल लगाता है। कैसा बल? तो कहेंगे विद्युत बल लगाता है। वस्तु का वह गुण क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो कहेंगे चार्ज इज द, थोड़ा कलर बदल लेते हैं ना। चलिए, क्या कहेंगे बबुआ? कहेंगे चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ दिस, by virtue of this they exert, exert मतलब होता है लगाना, they exert an electrical force, an electrical force on another body, on another body। कह सकते भाई साहब कि चार्ज जो है वो किसी वस्तु का, किसी पिंड का एक गुण है जिसके कारण वो बॉडी किसी दूसरे बॉडी पर क्या लगाता है? बल लगाता है। क्या लगाता है? बल लगाता है। कैसा बल लगाता है? तो कहेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाता है। कैसा फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाता है, यानी इलेक्ट्रिकल बल लगाता है, विद्युतीय बल लगाता है। अगर हिंदी की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं आवेश किसी वस्तु का, आवेश किसी वस्तु का, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह, जिसके कारण वह किसी दूसरे वस्तु पर, किसी दूसरे वस्तु पर, जिसके कारण वह किसी दूसरे वस्तु पर वैद्युत बल लगाता है, वैद्युत बल लगाता है।
क्या करता है, वैद्युत बल लगाता है। यानी आप कह सकते हैं कि जैसे कि अगर हम मानते हैं कि अगर ये कोई वस्तु है इधर, भाई साहब अगर आपका ये कोई वस्तु है, ये अगर वस्तु है, अगर ये वस्तु चार्ज है, इस वस्तु ये अगर चार्ज्ड है, तो इसके करीब में अगर दूसरा वस्तु लगाता है, अगर दूसरा वस्तु आता है, तो इस वस्तु पर क्या हो जाता है, बल लग जाता है। क्या जाता है, बल लग जाता है। और ये कैसा बल लगता है, विद्युतीय बल लगता है। तो कहेंगे इस वस्तु में एक गुण है, जिस गुण के कारण दूसरी वस्तु पर बल लगाया और विद्युत बल लगाया। यही कारण है कि वस्तु का जो गुण उस पर बल लगाया, उसी गुण को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। अगर दूसरी भाषा में कहे तो कह सकते हैं चार्ज जो है किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह किसी वस्तु को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। समझ में आ रही है बात को। अब बात उठती है कि भाई साहब की परमाणु में, अगर परमाणु की बात करें, एटम की बात किया जाए, तो एटम के जो मौलिक कण हैं, एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, भाई साहब अगर किसी परमाणु के फंडामेंटल पार्टिकल की बात किया जाए, तो किसी परमाणु में जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसकी अगर नेचर की बात किया जाए, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश रहता है उसके अगर नेचर की बात किया जाए, तो इलेक्ट्रॉन पर जो नेचर आवेश रहता है उसका नेचर होता है निगेटिव। बिल्कुल इसी प्रकार से जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर आता है, सेम उतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। परंतु इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसके अलावा अगर हम लोग न्यूट्रॉन की बात करें, तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, यानी ये उदासीन होता है। ये क्या होता है, उदासीन होता है। ये धनात्मक आवेशित होता है, ये धन आवेश होता है, और ये ऋण आवेश होता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए वही सेम डिफिनीशन है जो मैंने आपको बतलाया है कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या इनका अनुभव करता है। आवेश क्या है, आवेश जो है वो किसी पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण वह क्या करता है, विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव या तो उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। अब बात उठती है भाई साहब कि अगर कोई वस्तु है, मानकर चलिए ये पिंड है, ये पिंड पर चार्ज है, प्लस चार्ज है, चलिए, तो इस ये पिंड जो है इस पर अगर प्लस चार्ज है, तो ये पिंड केवल विद्युत बल को अनुभव करेगा, और ये पिंड कब चुंबकीय बल को अनुभव करेगा। तो याद रखेंगे कि अगर पिंड में आवेश स्थिर है, आवेश क्या है, स्थिर है, अगर पिंड में आवेश स्थिर है, अगर पिंड में आवेश स्थिर है, तब पिंड केवल विद्युत बल अनुभव करेगा। तब पिंड क्या होगा, केवल विद्युत बल अनुभव करेगा, तब पिंड केवल विद्युत बल यानी वैद्युत बल अनुभव करेगा। वैद्युत बल
अनुभव करेगा। लेकिन अगर इस पिंड से होकर की धारा बह रही है, यानी धारा, यानी पिंड से होकर के आवेश बह रही है, यानी अगर आवेश गतिशील है तो गतिशील आवेश के कारण, यानी गतिशील आवेश के कारण, गतिशील आवेश के कारण ये वैद्युत बल और चुंबकीय बल, वैद्युत एवं चुंबकीय, चुंबकीय दोनों बल का अनुभव करेगा, दोनों बल का अनुभव करेगा। क्या करेगा? दोनों बल का अनुभव करेगा। समझ रहे हैं बात को? अगला देखिए, अगला पॉइंट कहता है कि सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उनके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन रहता है। यानी कोई भी परमाणु है, अगर सामान्य अवस्था में देखा जाए तो उसके सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि भाई साहब कोई सेल जो होता है वो दो भागों में बांटे रहते हैं। सेल के मध्य भाग में नाभिक रहता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, और उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पाथ होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। तो सामान्य अवस्था में क्या होता है कि किसी भी पदार्थ में या किसी भी परमाणु में उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन की संख्या है उतना ही इलेक्ट्रॉन उनके सेल में होते हैं, और इस कंडीशन में वो परमाणु उदासीन होते हैं, यानी उस परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। इसका कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई परमाणु उदासीन है यानी उस पर कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब यह है कि उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं उनके सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या है। समझ रहे हैं बात को? उनके सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो यहां से एक पॉइंट निकलती है, हम कह सकते हैं कि उदासीन पदार्थ पर, उदासीन परमाणु में या पदार्थ लिख दीजिए, उदासीन पदार्थ में, पदार्थ में प्रोटॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। और चूंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश ऋणात्मक रूप में रहता है, निगेटिव रूप में रहता है, प्रोटॉन पर उतना ही आवेश धन रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? धन रूप में रहता है। और मान के चलिए कि इस पर अगर 4 प्रोटॉन है, कोई वस्तु है उस पर अगर 4 प्रोटॉन है और इस पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन भी है, तो कहेंगे इसका टोटल चार्ज हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 गुने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसके कारण जो आवेश होगा वो हो जाएगा, प्लस देंगे तो कहेंगे कि 4 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब दोनों के ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 0 कूलम। तो प्रोटॉन पर जो आवेश रहता है उसका जो नेचर होता है वो धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिवली होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश रहता है उनका जो नेचर होता है वो नेगेटिव होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट आता है, अगर तीसरा पॉइंट की बात करें तो भाई साहब किसी भी वस्तु को अगर आप आवेशित करना चाहते हैं, अगला पॉइंट कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी वस्तु को आवेशित करना चाहते हैं तो आपको वस्तु की उदासीनता को खत्म करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर देखिए,
यहां पर देखिए, यह एक वस्तु है, पिंड है, यहां पर 3 पिंड है। ये बीच वाला जो पिंड है, ये पिंड क्या है? ये पिंड उदासीन है। ये बीच वाला पिंड उदासीन है, और ये जो है ये निगेटिव चार्ज है, और ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज है। एक उदासीन है, एक निगेटिव है, दूसरा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब देखते हैं, बात करते हैं क्या होता है। तो भाई साहब, अगर आप किसी भी पिंड को आवेशित करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी पिंड को आवेशित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी जो उदासीनता है उसको समाप्त करना पड़ेगा, और ये अपना तीसरा पॉइंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पिंड को क्या कह सकते हैं? किसी पिंड को या किसी वस्तु को, किसी पिंड को आवेशित करने के लिए, आवेशित करने के लिए किसी पिंड को आवेशित करने के लिए आवेशित करने के लिए पिंड के विद्युत उदासीनता को समाप्त करना पड़ता है। करने के लिए पिंड के विद्युत उदासीनता को, पिंड के विद्युत उदासीनता को चिंता को समाप्त करना पड़ता है, को समाप्त करना पड़ता है। पिंड की उदासीनता को क्या करना पड़ता है? समाप्त करना पड़ता। अब देखिए, अब बात उठती है कि आखिर हम किस प्रकार से पिंड की उदासीनता को समाप्त कर पाते हैं, कर सकते हैं। तो भाई साहब, जैसे कि अगर ये पिंड है, अगर ये कोई पिंड है, इस पर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, तो कहेंगे ये पिंड उदासीन है। ये पिंड क्या है? उदासीन है। जैसे कि ये बीच वाला पिंड जो है, ये पिंड क्या है? उदासीन है। ये बीच वाला पिंड क्या है? ये पिंड उदासीन है। यानी कह सकते हैं इस पिंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, या प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या है? बराबर है। समझ रहे हैं बात को जी? अब हम क्या करते हैं कि एक और पिंड लेते हैं, या क्या करते हैं हम लोग, इस पिंड से, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पिंड से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? इस पिंड से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही निकाले, तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि इस पिंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, ये पिंड जो होगा, इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, यानी ये पिंड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये धनावेश है। इस पर कौन सा आवेश है? धना आवेश है। धनात्मक धनावेश हो गया ये, यानी इस पर कौन सा आवेश हो गया? धन आवेश हो गया। अब बात करते हैं भाई साहब इसके द्रव्यमान का। तो एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन का तो द्रव्यमान कुछ ना कुछ होता है, और चूंकि इस पिंड से हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला है, इसका मतलब यह है कि इसका अगर एक्चुअल द्रव्यमान कैपिटल एम है, और इसका अगर द्रव्यमान माने एम डैश, तो इसका द्रव्यमान कम हो गया होगा एम से। यानी किसी पिंड को यदि आप धनात्मक आवेशित करते हैं, पॉजिटिव चार्ज करते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के कारण उस पिंड का जो द्रव्यमान होता है वो कम हो जाता है। लेकिन दूसरे कंडीशन में क्या करते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाले तो ये क्या हो गया? धन आवेशित हो गया। लेकिन भाई साहब, दूसरे कंडीशन में क्या करते हैं, इस पिंड को एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जैसे ही आप इस पिंड में से एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये पिंड अब निगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? निगेटिव आवेश आ जाएगा। और चूंकि आपने इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, जिसके कारण इसका द्रव्यमान अगर M2 डैश माने, तो इसका द्रव्यमान अब बढ़ जाएगा। इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी पिंड को ऋण आवेशित करने के कारण पिंड का द्रव्यमान बढ़ जाता है और पॉजिटिव चार्ज करने से पिंड का द्रव्यमान घट जाता है। किसी भी पिंड को पॉजिटिव चार्ज करने के लिए उस पिंड में से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ता है और निगेटिव चार्ज करने के लिए उस पिंड में इलेक्ट्रॉन को डालना पड़ता है। कोई भी पिंड का जो मूल अवस्था होता है उसमें वो पिंड विद्युतीय रूप से उदासीन होता है और उस पिंड को आवेशित करने के लिए उसके जो विद्युत उदासीनता है उसको समाप्त करना पड़ता है। अगला पॉइंट देखते हैं और देखिए चौथा पॉइंट कहता है कि जो सामान्य प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं असामान्य प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सही बात है भाई साहब, ये गिलबर्ट बताए थे। ये सिद्धांत किसने दिए थे? गिलबर्ट साहब ने। ये कौन बतलाए थे? सबसे पहले गिलबर्ट साहब ने बतलाए थे। सही बात है भाई साहब, अगर दो गो पिंड है, अगर दोनों प्लस चार्ज है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। भाई साहब दैनिक लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अगर दो गो लड़का है तो दो गो लड़का में कभी भी प्रेम नहीं हो सकता है। अगर ये दो लड़का है तो इसमें कभी भी प्रेम नहीं होगा। लेकिन भाई साहब इसी में अगर एक लड़का है और एक लड़की है, अगर ये लड़का है और इधर एक लड़की है, यूं शुरू हो जाता है लव का चैप्टर ना। अब ये क्या होता है कि इस दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन बढ़ जाता है। लेकिन इस दोनों के बीच में कभी भी प्रेम का स्ट्रक्चर बढ़ेगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा नहीं, घटबे करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। यानी कह सकते हैं जो असमान गुण के चार्ज होते हैं, असमान प्रवृत्ति के जो चार्ज होते हैं, प्रकृति के जो चार्ज होते हैं, उसमें अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। लेकिन जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं उसमें होता है रिपल्सन। रिपल्सन क्या होता है? रिपल्सन होता है। समझ रहे बात को? तो हम कह सकते हैं कि अगर प्लस प्लस है तो उसमें रिपल्सन होगा, माइनस माइनस है तो उसमें रिपल्सन होगा, लेकिन प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कह सकते हैं अगर लड़का लड़की है तो वो हाय हेलो कैसी हो, अच्छी, शुरू हुआ था। लेकिन अगर लड़का लड़का है तो बस 2 मिनट बात होगा, क्या कर रहा है? पढ़ रहे हैं, अच्छा ठीक है पढ़ो, बाद में बात करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन अगर कोई लड़की है, हेलो क्या कर रही हो, खाना खा ली, क्या कही, ऐसे होने लगता है चैप्टर शुरू ना। तो यही बात है। देखिए भाई साहब जो रियल लाइफ में होता है वो भी चार्ज के साथ भी ऐसा ही होता है। और ये बात किसने बताया था? गिलबर्ट साहब ने। चलिए आगे पढ़ते हैं आवेश के मात्रक और उनके बीमा के बारे में। मात्रक एवं बीमीय सूत्र। आवेश के मात्रक एवं बीमीय सूत्र। तो आवेश का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड, जिसे आप कुलम्ब कहते हैं। मात्रक जो एम्पियर सेकेंड होता है वो कुलम्ब के बराबर होता है। छोटा ऐसा मात्रक क्या कह सकते हैं? मिली कुलम्ब या माइक्रो कुलम्ब। आवेश का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड, जिसे क्या कहते हैं? कुलम्ब कहते हैं। इसका छोटा मात्रक होता है मिली कुलम्ब या माइक्रो कुलम्ब होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आवेश का सीजीएस मात्रक, क्या बात करें? आवेश का सीजीएस मात्रक, तो इसका सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कुलम्ब टॉ है। ये स्टेट कुलम्ब या स्थिर विद्युत मात्रक या आवेश स्थिर विद्युत मात्रक प्रति आवेश ना। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है एब कुलम्ब। क्या होता है? एब कुलम्ब। और एक कुलम्ब में एक कुलम्ब बराबर होता है 3 × 10 के पावर 9 स्टैटिक कुलम्ब, और ये बराबर होता है 1/10 एब कुलम्ब के। अगर इसके बीमीय सूत्र की बात करें
तो देखिए, चूंकि एम्पियर का जो बीमा होता है वो ए होता है। एम्पियर जो है यह एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक आधारभूत राशि है, और इसे हम लोग कैपिटल ए के द्वारा व्यक्त करते हैं। और सेकंड जो है ये टाइम है, और टाइम का जो बीमीय सूत्र होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, वो टी होता है। इसलिए आवेश का जो बीमीय सूत्र होगा वो एटी हो जाता है। आवेश को इन जनरली कह सकते हैं, आवेश को क्यू के द्वारा व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है। आवेश को किसके द्वारा लिखा जाता है? आवेश को क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कह सकते हैं, क्यू के द्वारा व्यक्त किया जाता है या लिखा जाता है। क्यू के द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता। समझ रहे हैं बात को? आगे देखते हैं। आगे आगे भाई साहब, आवेश, ये छठा पॉइंट है अपना। कहता है आवेश के जो गुण हैं उसमें कहता है आवेश स्थानांतरणीय है। मतलब आवेश जो है उसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, यह एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर स्थानांतरित हो सकता है। यानी आवेश को आप एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे कि ये एक वस्तु है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर बहुत ज्यादा चार्ज है, और यह एक वस्तु है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर आप दोनों को जोड़ दीजिएगा तो इस वस्तु से इस वस्तु में आवेश क्या होने लगेगा? ट्रांसफर होने लगेगा। ट्रांसफर होते होते एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों वस्तु क्या हो जाएगा? एक समान चार्ज हो जाएगा। अगर दूसरा पॉइंट बात करें तो कहेंगे आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध रहता है, अर्थात आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता है। द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है। कहने का मतलब होता है भाई साहब कि अगर आवेश है तो आवेश का अपना द्रव्यमान होता है। आवेश का क्या होता है? अपना द्रव्यमान होता है। आवेश का मतलब क्या है? अगर निगेटिव आवेश है तो इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव आवेश है तो क्या? प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन का भी अपना द्रव्यमान होता है और प्रोटॉन का भी अपना द्रव्यमान होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आवेश कभी भी द्रव्यमान से अलग नहीं हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान आवेश से अलग हो सकता है। कोई पिंड है, उस पर अगर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही अगर प्रोटॉन है, तो हम कह सकते हैं कि उस पिंड में कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं मतलब वो आवेश रहित है। लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का तो अपना द्रव्यमान होता है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि आवेश जो है वो कभी भी द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता, यानी आवेश में हमेशा द्रव्यमान होता है। लेकिन अगर बात हम लोग करें द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान में आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगला बात करते हैं, आवेश संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। इसे ना उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। जी सही बात है। आवेश जो होता है ये संरक्षित होता है। आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को सिर्फ करते क्या है? एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं यह स्थानांतरणीय है। अगला, वेग पर निर्भरता। आवेश के कण, यह आवेशित कण वेग पर निर्भर नहीं करता है। यानी जो आवेशित कण जो होते हैं वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करते हैं कि वस्तु कितना स्पीड में है या किधर है। पूरा वस्तु से आप कह सकते हैं कि वस्तु के वेग से ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो ये था आवेश के कुछ गुण धर्म। आगे देखते हैं। सातवां पॉइंट देखिए। सातवां पॉइंट कहता है कि आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं। हाँ भाई साहब सही बात है। आवेश जो है ये विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं, और इसके साथ साथ आवेश विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न कर सकते हैं। अब कहिएगा आवेश विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न करेगा? तो याद रखेंगे, आवेश जब स्थिर रहता है, यानी आप कह सकते हैं स्थिर आवेश, स्थिर आवेश, अंग्रेजी में इसे कहेंगे स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज जो होता है यह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? यह केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है।
जो आवेश स्थिर रहते हैं वो आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अंग्रेजी में कह सकते हैं स्टैटिक चार्ज क्रिएट्स ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर दूसरा बात किया जाए गतिशील आवेश के बारे में, गतिशील आवेश के बारे में यानी इसे कह सकते हैं डायनेमिक चार्ज। डायनेमिक चार्ज अंग्रेजी में इसे कह सकते हैं गतिशील आवेश। गतिशील आवेश भाई साहब याद रखेंगे, गतिशील आवेश जो है ये विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो कह सकते हैं यह वैद्युत एवं चुंबकीय, यह वैद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। दोनों उत्पन्न करते हैं। कह सकते हैं इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। मैग्नेटिक फील्ड यहां इट क्रिएट्स बोथ, यहां लगा दीजिए बोथ। इट क्रिएट बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। यह चुंबकीय वैद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। अब देखते हैं थोड़ा, यहां देख रहे हैं इस फिगर को आप देखिएगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पिंड पर जो आवेश है इसका वेग 0 है और वेग 0 होने के कारण यह केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करता है। लेकिन ये जो पिंड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है इसका वेग नियत है, कांस्टेंट है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक एवं मैग्नेटिक दोनों फील्ड उत्पन्न कर रहा है। लेकिन एक पिंड ये है, ये भी गति में है लेकिन इसका वेग बदल रहा है। इसका वेग क्या हो रहा है? बदल रहा है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये क्या बनाएगा तो कहेंगे ये विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करेगा। यानी कह सकते हैं कि अगर आवेश अचर वेग से गति नहीं करता है तब वह चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है, लेकिन जब अचर वेग से, एक समान वेग से जब गति करता है तब वो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है अपना बिंदु आवेश। इसे पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉइंट चार्ज। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इसे पॉइंट चार्ज कहेंगे। यह किसी निश्चित आकार की आवेशित वस्तु के कारण उसके बाहर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र व्युत्पन्न वर्ग का पालन करे तो यह वस्तु बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करती है। कहने का मतलब भाई साहब कि यदि किसी निश्चित आकार की आवेशित वस्तु के कारण उसके बाहर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग का पालन करे तो यह वस्तु बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करती है। उदाहरण के लिए एक विलगित आवेशित गोला सतह के समीपस्थ बिंदुओं एवं दूरस्थ बिंदुओं के लिए बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करती है।
अब भाई साहब यहां पर एक बात आती है, एक छोटी सी पॉइंट है, ये एक पॉइंट यहां पर है, व्युत कर्म वर्ग। कहने का मतलब है कि भाई साहब अगर ये कोई वस्तु है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है, इस वस्तु के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर उत्पन्न हुआ। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके दूरी के व्युत क्रमानुपाती के वर्ग के बराबर हो, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये अगर व्युत क्रमानुपाती हो इसकी दूरी के वर्ग के, मतलब दूरी बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घट जाए, तो कह सकते हैं कि ये जो पिंड है ये बिंदु आवेश की तरह कार्य कर रहा है। किसकी तरह कार्य कर रहा है? बिंदु आवेश की तरह। यानी दूरी बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जब घटे तो हम कह सकते हैं कि वो जो आवेश है वो बिंदु आवेश की तरह ट्रेड कर रहा है या कार्य कर रहा है। आगे देखते हैं। आगे है चालक पर आवेश। आगे क्या है? चालक पर आवेश। देखिए क्या है ये जी, चालक पर आवेश। किसी भी चालक को दिया गया आवेश सदैव उसकी बाहरी सतह पर होता रहता है। इसी कारण समान त्रिज्या के खोखले एवं ठोस गोले बराबर आवेश धारण करते हैं एवं साबुन का बुलबुला आवेशित होने पर फैलता है। क्या होता है? आवेशित होने पर फैलता है। यदि सतह समरूप है तो आवेश सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है एवं असमरूप सतह पर आवेश वितरण अर्थात आवेश का घनत्व असमान नहीं होता है। यह उन बिंदुओं पर अधिकतम होता है जहां वक्रता त्रिज्या न्यूनतम है, अर्थात आवेश घनत्व सिग्मा समानुपाती, इसको रो पढ़ सकते हैं, रो जो होता है वो समानुपाती होता है 1/r का। अब देखिए कहने का मतलब है कि जो चालक पिंड जो होता है, आवेश चालक पिंड के सतह पर वितरित रहता है इस प्रकार से। एक समान रूप से आवेश क्या होता है? वितरित रहता है ऐसे। अब जैसे कि साबुन के बुलबुला, साबुन के बुलबुला को आप जितना आवेशित करते हैं उतना फैलता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है पता है आपको? उस पर आवेश जो होता है वो वितरित होता है, और चूंकि आवेश एक समान रूप से वितरित होता है जिसके कारण उसका आकार जो होता है वो फैलता जाता है। समझ गई बात? समझ में आई बात को? अगर कहता है कि यदि सतह समरूप है तो आवेश एक समान रूप से वितरित होगा, मतलब विभाजित होगा, एवं असमरूप सतह पर आवेश का वितरण या घनत्व असमान नहीं होता है। लेकिन जब उसका जो एरिया है वो अगर एक समान नहीं है, फिर भी नहीं होगा, उस केस में क्या होगा? आवेश घनत्व जो है वो उनके त्रिज्या के व्युत क्रमानुपाती हो जाते हैं। जैसे कि यहां देखिए, यहां देखिए, यहां एरिया कम है तो यहां पर आवेश ज्यादा है, लेकिन यहां एरिया ज्यादा है तो यहां पर आवेश क्या है? कम है। इस प्रकार से आवेश कुछ कार्य करता है, लेकिन यहां पर सभी जगह एरिया बराबर है इसलिए ये एक समान रूप से आवेशित है। समझ रहे हैं बात को? आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहता है आवेश का वितरण। यह दो प्रकार का होता है। एक असतत आवेश वितरण, मतलब आवेश का वितरण दो प्रकार से हो सकते हैं। एक होता है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस एक क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। इस प्रकार के वितरण में बहुत सारे आवेश अलग अलग उपस्थित रहते, देख रहे हैं? कुछ आवेश इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, तो इसे कहेंगे मतलब अनियमित रूप से जब आवेश जो है वितरित रहते हैं, बटे हुए रहते हैं, तब उसे हम लोग कहते हैं आवेश का जो है वो अनियमित वितरण है, असतत वितरण है। अगला होता है सतत वितरण।
जी। अगला है आवेशों का सतत वितरण। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के वितरण में किसी वस्तु पर आवेश एक समान या असमान रूप से वितरित रहता है। यह वितरण तीन प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। पहला रेखीय आवेश वितरण, दूसरा होता है सतहीय आवेश वितरण, और तीसरा होता है घनत्व। और तीसरा इधर होगा भाई साहब, और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। तीसरा क्या होता है? आयतन आवेश वितरण। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले सबको पढ़ते हैं। तो बात करते हैं रेखीय आवेश वितरण के बारे में। तो कहेंगे रेखीय वस्तु पर आवेश, जब रेखीय वस्तु पर जो आवेश रहता है ना, यानी कह सकते हैं कि रेखीय वस्तु पर जो आवेश का वितरण होता है उसे हम लोग कहते हैं रेखीय वितरण। क्या कहते हैं? रेखीय वितरण। जैसे उदाहरण के लिए कह सकते हैं, उदाहरण के लिए आवेशित सीधा तार, कोई सीधा तार है, जैसे ये तार है और इस पर कोई आवेश है, या आवेशित वृत्तीय बलय, यानी ये जो बलय है इस पर जो आवेश है ये रेखीय घनत्व के रूप में है। किस रूप में है? रेखीय घनत्व के रूप में है। और रेखीय घनत्व लेमडा बराबर होता है आवेश बट्टी लंबाई। क्या होता है? आवेश बट्टी लंबाई। इसका मात्रक होता है कूलम्ब प्रति मीटर, और इसका विमीय सूत्र होता है एल यूनिवर्स टीए कहिए या एटी कहिए, एल यूनिवर्स टीए कहिए या एटी कहिए, बात बराबर होता है। आगे बात कर लेते हैं सतही आवेश वितरण का। तो कह सकते हैं किसी सतह या क्षेत्रफल पर वितरित आवेश क्या कहलाता है? सतही आवेश, सतही आवेश वितरण कहलाता है। उदाहरण के लिए समतल आवेशित चादर, समतल आवेशित चादर, जैसे कि ये चादर है, ये एक समान रूप से आवेशित है। देख रहे हैं इधर ये चादर है, ये एक समान रूप से क्या है? ये आवेशित है। ये क्या है? ये एक समान रूप से आवेशित है। और आवेशित चालक गोला, याद रखेंगे, देखिए ये बलय है, ये क्या है? बलय है, लेकिन ये जो है ये गोला है। ये क्या है? ये गोला है। तो गोला पर जो आवेश रहता है, तो गोला के चूंकि सतह होते हैं, बलय के सतह नहीं होते भाई साहब, गोला के सतह होते हैं, इसलिए इसका जो घनत्व होता है इसे आप कह सकते हैं, इस पर जो आवेश का घनत्व रहता है वो सतही आवेश रहता है। इसके अलावा आवेशित बेलन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आवेशित बेलन कुछ इस प्रकार से लीजिए, ये क्या है? बेलन है। इस पर जो आवेश होगा इसकी सतह पर आवेश रहेगा, तो ये हो जाएगा सतहीय आवेश वितरण। क्या हो जाएगा? ये सतहीय आवेश वितरण। अगला आता है आयतन आयतन आवेश वितरण। कह सकते हैं कि किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में फैला हुआ आवेश, अगर किसी कोई वस्तु है उसके पूरे संपूर्ण आयतन में अगर आवेश फैला हुआ है, तो वह जो वहां जो आवेश का वितरण है वो क्या कहलाता है? आयतन आवेश कहता है। जैसे कि कुचालक गोला में आवेश का वितरण, अगर गोला है, अगर ये गोला है और भाई साहब अगर गोला कुचालक है, गोला क्या है? कुचालक है, तो इसके अंदर में आवेश रहता है। कहाँ रहता है? इसके अंदर में आवेश रहता है। और इस प्रकार से इसका जो आवेश घनत्व होता है वह कैसा होता है? इसका आवेश घनत्व होता है आयतन आवेश घनत्व होता है, या कह सकते हैं इसके आयतन में, इसके पूरे बॉडी में आवेश वितरित रहता है। इसके अगर बात करें तो कहेंगे आयतन आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बट्टे आयतन। इसका ऐसा मात्रक होता है कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब, और इसका विमीय सूत्र होता है L-3 TA ना। आगे बात करते हैं हम लोग आवेश के क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण के बारे में। क्या है आवेश का क्वांटीकरण? तो कहता है कि आवेश का क्वांटीकरण जब एक भौतिक राशि सभी मानों को ग्रहण न करके केवल विभक्त मानों को ही ग्रहण करती है, तो राशि को क्वांटीकृत कहा जाता है। क्या कहता है? राशि को क्वांटीकृत कहा जाता है। प्रकृति में संभव न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश यानी 1.7
6 इंटू 10⁻⁻19 है। यानी प्रकृति में जो आवेश का सबसे छोटा इकाई है वह है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब। अतः किसी वस्तु पर आवेश का मान मूल आवेश E यानी इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब क्या होता है कि किसी पिंड पर जो आवेश रहेगा वो Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई के रूप में रहेगा, जहां n का मान 1, 2 डॉट 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 3 हो सकते हैं। किसी वस्तु पर आवेश प्लस माइनस 2/3 या प्लस माइनस 17.2 इलेक्ट्रॉन या 10 के पावर यानी या प्लस माइनस 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन इत्यादि संभव नहीं है। यानी वो 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यानी आप यूं कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन को खंडित करके आप नहीं रख सकते हैं, वह 1, 2, 3 ऐसे रूप में रहेगा। समझ रहे हैं बात को। अगला आती है भाई साहब, कंपैरिजन है आवेश और द्रव्यमान के बीच में। आवेश और द्रव्यमान के बीच में तो देखिए आवेश क्या है, सो पढ़ते हैं। आवेश कहता है कि विद्युत आवेश धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है। विद्युत आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन अगर द्रव्यमान की बात करें तो ये हमेशा धनात्मक होता है। इसके अलावा किसी पिंड पर उपस्थित आवेश का मान इनके वेग पर निर्भर नहीं करता है, कि अगर किसी पिंड में अगर आवेश है तो अगर वो वेग गतिशील है तो ऐसा नहीं है कि वो वेग गतिशील है तो उसका चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और अगर कोई वेग स्थिर है तो उसका जो चार्ज है वो कम हो जाएगा। इस बात पर निर्भर नहीं करता, वो वस्तु के पिंड के वेग से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। लेकिन अगर द्रव्यमान की बात करें तो कह सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके वेग के साथ बढ़ती है, अर्थात इसका फॉर्मूला होता है m बराबर m0/√1 - v²/c², जहां c जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल है, m जो है m और v वस्तु के गतिशील वस्तु का द्रव्यमान है, m0 जो है वो विराम अवस्था में वस्तु के द्रव्यमान है। अगला है आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। आपको पता है आवेश हमेशा n इंटू ई के फॉर्म में रहता है, लेकिन अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का क्वांटीकरण अभी स्थापित नहीं हुई है, यानी द्रव्यमान जो होता है वो अभी तक क्वांटीकृत नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है विद्युत आवेश। तब विद्युत आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ऊर्जा को देखेंगे तो ऊर्जा को आप ना तो बना सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ आप ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से आवेश को आप एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रख सकते हैं, न तो आप आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां कहता है द्रव्यमान संरक्षित नहीं है, इसे ऊर्जा में एवं ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्यमान को आप ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को आप द्रव्यमान में बदल सकते हैं। अगला पॉइंट है आवेशों के बीच बल आकर्षित एवं आकर्षी एवं प्रतिकर्षी होते हैं। यानी आवेश के बीच जो बल लगता है वो अट्रैक्शन फोर्स भी लगता है और रिपल्सन फोर्स भी लगता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, ये सबसे पहले गिलबर्ट साहब ने बताए थे कि जो सजातीय आवेश है यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस है तो उसके बीच में रिपल्सन होता है, लेकिन जो विजातीय है यानी प्लस माइनस और माइनस प्लस में अट्रैक्शन होता है। लेकिन अगर गुरुत्व आकर्षण बल सदैव आकर्षित होता है, लेकिन जो द्रव्यमान होते हैं वो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के दिशा में क्या होते हैं, हमेशा आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये डिस्कशन, आप हमें कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएंगे कि अगला एपिसोड हम लाए या नहीं लाए। तो चलिए मिलते हैं कभी अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।